Hello dear student, today we will be going to discuss the second part of the न्यू चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। हमने जो स्टार्ट किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेसिस की डेफिनेशंस क्या होती है उसको हमने पढ़ा था और हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आज हम थोड़ा सा ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग एक आध पॉइंट, हल्का सा बेसिक नॉलेज हम लुईस एसिड के बारे में जान लेंगे। बाकी वो सिलेबस में नहीं है इतना, तो हम उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन कई बार एनटीएससी एग्जामिनेशन वगैरह के अंदर उस चीज़ों को पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब जब पढ़ रहे हो तो परफेक्टली पढ़ो, जो कोई भी क्वेश्चन आए तो उस स्टैंडर्ड पर, यानी 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट करते हैं, या हम बोलेंगे सॉरी, जो डोनेट करते हैं H+ आयंस को। ठीक है, और बेसिस क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं H+ आयंस को। इसमें OH आयन का कोई जिक्र नहीं आया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है 10th स्टैंडर्ड में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक टॉपिक पे लेके चलता हूँ। वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये वाटर है H2O। ठीक है, इसमें एक H, इसको मैं H और OH भी लिख सकता हूँ। मतलब ये मैंने कल आपको बना के दिखाया था, इस तरह का वाटर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। आप लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल आएगा, उसमें आप लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है। और कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में, मतलब बाकी के 2 चैप्टर्स में आप लोग सीख जाएंगे। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। कोई चीज़ अभी समझ में आएगी तो कुछ चीज़ बाद में समझ में आएगी, ऐसी होती है केमिस्ट्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वाटर जब टूटता है, वाटर भी ब्रेक करता है, तो जब वाटर टूटता है तो वो अपने यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ऑक्सीजन को दे करके चला जाता है और ख़ुद बन जाता है H+, और ये बन जाएगा OH-। या मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि वाटर जब टूटता है तो वो एक H+ आयन में टूटता है और एक OH- आयन में टूटता है। ठीक है, यानी वाटर जब ब्रेक करता है, ऐसे नहीं टूटता वाटर, जैसे H+ और H+ और O2-, ऐसे नहीं टूटता वाटर। वो टूटता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वाटर जनरली इस फॉर्म में रहता है, एक H+ और एक OH- आयन की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस मेनली जिनके पास OH- आयन होता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको हम बेस कहते हैं। ठीक है, और एसिड्स क्या होते हैं, जिनके पास H+ आयन होता है। ठीक है, तो वाटर के पास तो दोनों है, H+ आयन भी है और OH- आयन भी है। इसकी वजह से इसका एसिडिक बिहेवियर है और इसकी वजह से इसका बेसिक बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन इसके पास एक H+ आयन है और एक ही वाटर मॉलिक्यूल के अंदर OH- आयन है, तो इक्वल अमाउंट होने की वजह से यह सॉल्यूशन एसिडिक भी है और बेसिक भी है। मतलब जितना एसिडिक है उतना बेसिक है, तो ओवरऑल क्या बना, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। यानी वाटर इज़ न्यूट्रल। वाई वाटर इज़ न्यूट्रल? वाटर इज़ न्यूट्रल बिकॉज, इन सिंपल वर्ड, बिकॉज उसके पास H+ आयन भी इक्वल अमाउंट में होते हैं और OH- आयन भी इक्वल अमाउंट में होते हैं। और ये आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आपको अभी pH का टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना ही याद रखो कि वाटर के पास H+ आयन जितने होते हैं उतने ही OH- आयन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने सपोज़ करो ये वाटर है मेरे पास। ठीक है, दिस इज़ वाटर, इसके पास H+ आयन है, OH- आयन है, H+ आयन है, OH- आयन है। मतलब ये पानी है H+ और OH- आयन्स की वजह से। ठीक है, इक्वल अमाउंट में, जितना H+ है उतना OH- है। अगर मैं इसके अंदर, इस सब कंटेनर के अंदर, सब्सटेंस के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दूँ जो इसके H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, मतलब H+ आयन को यूज़ कर ले या उनको अपने एब्जॉर्ब कर ले, तो ये H+ आयन्स इसके ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये H+ आयन्स के ख़त्म हो गए या 1-2 बचे, तो ज़्यादा इसके क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा OH आयन्स हो जाएंगे। H+ आयन के कंपैरिजन में OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि भाई H+ आयन कोई खाने लग गया। तो जब H+ आयन कोई खाने लग गया, मतलब एब्जॉर्ब करने लग गया, यूटिलाइज करने लग गया, तो OH आयन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और OH आयन ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो अब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
बेसिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, वाटर है मतलब ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव अमोनिया, और कोई मैं ऐसा सब्सटेंस इसके अंदर ऐड कराऊँ जिसकी वजह से जो इसके OH नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे, मतलब OH नेगेटिव आयन को यूटिलाइज करना शुरू कर दे, ठीक है। तो जैसे इसने OH नेगेटिव आयन खा लिया तो इसके अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फाइनली ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है उसको हम लोग लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो अमोनिया होता है NH3, इसके पास कोई भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, OH नेगेटिव आयन नहीं है, लेकिन ये अभी भी बेस की तरह काम करता है। वाई इट इज़ वर्किंग एज अ बेस, मतलब ये बेस की तरह क्यों काम करता है, ठीक है। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये बेस की तरह काम करता है, जबकि इसके पास कोई भी OH आयन नहीं है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिस वो होता है जिसके पास OH नेगेटिव आयन हो, ठीक है। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि वो कैसे बेसिक सॉल्यूशन बनाता है जब हम अमोनिया को पानी में डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 do not contain any OH ions, still it act as a base when added to water, ठीक है। तो अभी हम लोग समझने की बात करते थे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH3 अमोनिया है, ठीक है। इसको मैंने पानी में डाला H2O, तो क्या करेगा ये, तो अभी देखते हैं हम लोग। अमोनिया का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। अमोनिया होता है नाइट्रोजन NH3, एक N यहाँ पर है, एक यहाँ H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द नाइट्रोजन। अगर मैं देखूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2,5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इसने 3 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर लिए बॉन्डिंग में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं हुए हैं। हालांकि इसने 3 पार्टिसिपेट करने के बाद इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं 8 के 8, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको कोई मौका मिले तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने को तैयार होता है, ठीक है। तो क्या करता है कि वाटर के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो वाटर के जो H और OH माइनस है उसमें से ये, तो वाटर में जो H+ आयंस होते हैं उसको ये अपना लोन पेयर, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और बना लेता है NH4, ठीक है। NH4 पॉजिटिव आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम आयन बोलते हैं, अमोनियम आयन, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया। H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, जब पानी में हम इसको डालेंगे तो पानी में डालने के बाद ये क्या कर रहा है एक्चुअली, व्हाट इज इट डूइंग, एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये पानी से जो H+ आयन है वो एक बराबर थे पहले, ठीक है। तो ठीक है, तो HOH, तो ये क्या कर रहा है, सिंपली इट इज़ एक्सेप्टिंग द H+ आयंस। ये H+ आयन को एक्सेप्ट करा तो H+ आयन खत्म होता चला जाएगा, और जब H+ आयन खत्म होता चला जाएगा तो क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस बढ़ते चले जाएंगे। H+ आयन तो खत्म हो गया, अब वो H+ आयन नहीं रहा, अब वो इसके अंदर यूज़ हो गया, अब एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। वो एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब उसके पास, जब वो फ्री हो, H+ आयन फ्री हो। लेकिन अभी H+ आयन फ्री नहीं है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, तो अब OH आयन फ्री बचे हैं, सिर्फ OH नेगेटिव आयन फ्री बचे हैं। तो इस वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। तो सिंपली ये क्या करता है, ये क्या करेगा, पानी में से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HOH, वाटर को मैंने HOH लिखा, और ये इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बना देगा, NH4, एक्सेप्ट करेगा NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। एंड सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन बढ़ जाएगी,
ठीक है, वाटर का H+ आयन इसने रख लिया, OH आयन ज़्यादा बच गए, तो इसलिए ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया ने क्या किया, H+ आयन को एक्सेप्ट किया, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और यहाँ पर वाटर ने H+ आयन क्या किया, डोनेट किया, तो वाटर इज एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर वाटर तो न्यूट्रल होता है। नहीं बेटा, वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब वाटर न्यूट्रल होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर नॉर्मल कंडीशन है, जैसे सिंपल पानी है, तो वो H+ आयन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है, तब वो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन किसी सॉल्यूशन के अंदर डालने पर कई बार वाटर अपने H+ आयन को डोनेट करता है, कई बार अपने OH आयन को डोनेट करता है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि उसने क्या चीज़ डोनेट किया। तो हम बात करते हैं कि वाटर यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप एक बात ध्यान से नोटिस करें यहाँ पर, तो वाटर यहाँ पर एसिड की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है एसिड की तरह काम? क्योंकि इसने क्या किया है, अपना H+ आयन इसको डोनेट कर दिया, और जो H+ आयन डोनेट करता है वो क्या बनता है, एसिड। और ये क्या होगा, इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर इसने एक्सेप्ट कर लिया, देखो ये इसने एक्सेप्ट करने के बाद ये बना ना, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। दैट्स वाई अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझाते हैं, क्वेश्चन आता है। मैंने कई सारे DPS वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चंस मैंने कई बार देखा है, उनके पास होता है कि अमोनिया NH3 है, डू नॉट कंटेन एनी OH नेगेटिव आयन, लेकिन ये बेस की तरह काम करता है। तो क्या करता है, सिंपल वर्ड्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या करता है, जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी में डालने के बाद इट एक्सेप्ट द H+ आयंस, ठीक है, ऑफ एसिड्स, एंड देयर बाय डिक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक, जो एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा था H+ आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। इसकी वजह से OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और ये बेस की तरह काम करता है। समझ में आया सबको, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अभी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें वाटर जो है बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे कि सपोज करो, ठीक है, जैसे सपोज करो HCl ले लेते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद इसने क्या किया, इट बिकम H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने इसका H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया, सिंस इट इज़ एक्सेप्टिंग द H+ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसने एक्सेप्ट किया H+ आयंस को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हो गए, तो यहाँ पर इसने H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स वाई इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। यहाँ पर ये बेस है और ये एसिड है, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है H+ आयन। ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन कई बार NDSC एग्जामिनेशन में इतना पूछ लेता है, तो मुझे ये पढ़ाना ज़रूरी पड़ा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में इतना पढ़ाना कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी तो नहीं मैं बोलूँगा कि NTSC एग्जामिनेशन वगैरह के अंदर इतना पूछा जाता है, दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू। अदरवाइज मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ, जितना NCERT में उतना पढ़ाऊँ, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ती है भाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो दैट्स वाई आई नीड टू डू दिस। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इस सवाल के जवाब को। ओके, तो हमारे पास सवाल था अमोनिया NH3 डू नॉट कंटेन एनी OH नेगेटिव आयंस, स्टिल इट एक्ट एज अ बेस व्हेन एडेड टू वाटर। पानी के अंदर जब हम इसको डालते हैं तो ये बेस की तरह काम करता है। वाई? तो इसका जवाब सिंपल है, एक्ट एज अ बेस, वाई। ओके, तो इसका सिंपल सा जवाब है अमोनिया एक्सेप्ट द H+ आयंस फ्रॉम वाटर, पानी से H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है एंड फॉर्म NH4 पॉजिटिव आयन, और NH4 पॉजिटिव आयन बना लेता है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, और कॉन्सेंट्रेशन जो है OH नेगेटिव आयन का बढ़ जाता है, एंड दस द सॉल्यूशन बिकम बेसिक इन नेचर। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो बेसिक बन जाता है। उसके बाद ये इक्वेशन लिखेंगे और आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो वी शैल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अच्छा, मैं अभी लुईस एसिड और लुईस बेस की उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो अभी 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, लेकिन सिर्फ NTSC एग्जामिनेशन, मतलब जो सुपर 30 या कोई मतलब जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है ये चीज़ें। ठीक है, तो कुछ बच्चों को जाना नहीं होगा उसमें, तो फिर मतलब मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, मतलब मैं उसके लिए ना एडवांस है, हर एक चैप्टर की एडवांस वीडियो जो कि NTSC एग्जामिनेशन या जो भी 10th+ के बाद जो एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके बेसिस पे जो होते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं अभी इसमें नहीं पढ़ा रहा सिलेबस से ज़्यादा, जो सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन हालांकि वो कॉम्पिटिटिव विंडो में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो मैं इसलिए लुईस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को भी रख दे रहा हूँ, वो मैं एडवांस उसमें पढ़ाऊँगा। तो हमारा अगला टॉपिक है
स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स भी होते हैं और बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले बात करते हैं क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, और वीक एसिड्स, वीक एसिड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? देखो ऐसा है कि हमारे पास मैंने एक कंटेनर में डाला, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने कोई एक सब्सटेंस डाला, जैसे मैंने सपोज करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, HCl। ठीक है, ये HCl है। जैसे ही मैं वाटर में इसको डालता हूँ, पानी इसके अंदर ऐड कराऊंगा, वाटर एंटर कराऊंगा, H2O, तो जैसे ही वाटर एंटर कराऊंगा तो इसके जितने भी जितने भी HCl हैं उसमें से सारे के सारे H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। मतलब H पॉजिटिव आयन में ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब हम बोलेंगे सब के सब डिसोसिएट कर जाएंगे, मतलब H प्लस आयन कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब इसमें से टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी पानी डालने के बाद ये H प्लस आयंस जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल अपना H प्लस आयन दे रहा है। एक कंडीशन तो ये है। अभी मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ, सपोज करो ये मेरे पास दूसरा केस है जिसमें मैंने CH3OCOH, इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये हमारे पास, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, ये दूसरा एसिड है। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि मैं अगर इसके अंदर पानी डालता हूँ तो इसके अंदर पानी डालने के बाद, अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ तो पानी डालने के बाद इसके कुछ जो हैं, कुछ CH3COH नेगेटिव आयन, मतलब COOH आयन्स, मतलब कुछ इसमें से, जब अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ तो इसमें से कुछ आयन्स, कुछ मॉलिक्यूल्स आप टूट जाएंगे, डिसोसिएट कर जाएंगे। किस में डिसोसिएट कर जाएंगे? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा, यानी कुछ टूट जाएंगे पानी डालने पर, बाकी के अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, नहीं तोड़ेंगे। अब ये क्यों होता है उसको हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ लोगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, कि कुछ को तो हम डालते तो वो कम्प्लीटली टूट जाता है, कुछ में जो है वो सारे के सारे नहीं टूटते, कुछ ऐसे स्टेट में रहते हैं, और कुछ जो है वो टूट करके CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा। ऐसा होता है कि अगर 100 मॉलिक्यूल मान लूँ मैं, 100 मॉलिक्यूल ऐसे मान लूँ CH3COH के एक उसमें, तो उसमें से 95 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं और सिर्फ 5 या 6 या 7 मॉलिक्यूल जो है मतलब ऐसे अब CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में टूट जाएंगे। अब मैंने क्या बताया था भाई, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस तरह समझने की कोशिश करना। सपोज़ करो हमारे पास एक आर्मी है, ठीक है, आर्मी है, उसमें से हमारे पास 10 सोल्जर की आर्मी है। 10 सोल्जर के 10 के 10 जो है वो बहुत एक्टिव है, मतलब दे आर रेडी टू फाइट एवरी टाइम, कुछ भी उनको ले जाओ, ठीक है, वो एक्टिव है और हमेशा वो काम करते हैं। ठीक है, तो वैसा समझ लीजिए कि ये हमारे पास HCl है, इसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे वो सब के सब एक्टिव हैं, सब के सब H प्लस आयन को डोनेट कर देंगे और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसी आर्मी जिसमें सब 50 हैं, 50 सोल्जर्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही फाइट करने के काबिल हैं या 3 फाइट करने के काबिल हैं, बाकी के जो है वो काम ही नहीं करते, मतलब वो दे डोंट नो हाउ टू फाइट, या उनको नहीं आती, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, मतलब वो नहीं करते फाइट। तो हमारे पास मेन कितने एक्टिव हैं? 3। हमारे पास जो आर्मी है एक्चुअल में वो कितने लोगों की है? 3 या 4 आदमी की आर्मी है, क्योंकि जो फाइट करेगा वही तो आर्मी में होगा, ऐसे तो बहुत सारी पॉपुलेशन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि जो H प्लस आयंस को डोनेट कर रहा है वही एसिड है, वही एसिड की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगर इसने नहीं किया तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा। तो होंगे तो बहुत सारे आयंस, लेकिन जितनों ने H प्लस आयन दिया वही सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, अब बाकी के नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये वीक एसिड है। वीक क्यों है? क्योंकि इसमें जितने हैं मॉलिक्यूल उसमें से बहुत कम H प्लस आयन को डोनेट कर रहे हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटिंग देयर H प्लस आयन्स इन द सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन को नहीं डोनेट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं डोनेट कर रहे हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली डोनेटिंग, दैट्स वाई दे आर कंसिडर टू बी एज वीक एसिड। तो सपोज करो मैंने 1 लीटर ये ले लिया, 1 लीटर ये ले लिया, तो मॉलिक्यूल्स जस्ट मैं मान लेता हूँ कि मॉलिक्यूल दोनों में बराबर है, 100 इसके ले लिए, 100 इसके ले लिए। अब 100 लेने के बाद 100 मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ तो 100 के 100 H प्लस आयन दे रहे हैं। यहाँ पर कितने दे रहे हैं? 5 या 6,
तो भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आर्मी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा H+ आयन हो गए तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। और ये क्या हो गया, ये वीक एसिड हो गया। वीक एसिड क्यों हुआ, क्योंकि इसने ज़्यादा H+ आयंस डोनेट नहीं करे, ज़्यादा H+ आयंस डोनेट नहीं करें, मतलब जितने ज़्यादा H+ आयन डोनेट होंगे वही उतना ही ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं सिंपल वे में, दोज एसिड्स दैट completely dissociate their H+ ions in aqueous मतलब पानी में, are called strong acids। स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इनके नाम भी लिख लेना आप, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और तुम्हारा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वीक एसिड्स की। तो वीक एसिड्स क्या होंगे, तो वीक एसिड्स होंगे दोज एसिड दैट डू नॉट डिसोसिएट देयर H+ आयंस इन एक्वस completely or called weak acids। weak acids examples, तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के और वीक एसिड्स के, उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, क्योंकि असल में इनकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम लिख लीजिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो कम्प्लीटली अपने OH आयन को डिसोसिएट कर दे, दो सब्सटेंस या दोज बेस दैट कम्प्लीटली डिसोसिएट their OH negative ion in aqueous are called strong base। एग्जाम्पल हम लोग सिर्फ दो ही पढ़ते हैं, KOH और NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद वीक बेस, those base that do not completely dissociate their OH- ions in aqueous are called वीक बेस। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग वीक में तुम्हारे आ जाएगा कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। देखो ये जो फॉर्मूले वगैरह है ना, ये मैंने पहले लेक्चर में पहले चैप्टर में मैंने समझा दिए हैं कि किस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखा जाएगा, किस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखा जाएगा। तो अगर आपको पहला चैप्टर नहीं आया तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पहला चैप्टर पढ़ना ही है भाई, तभी ये वाला चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वीक होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना कि इसके आगे होल ट्वाइस लग रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसके आगे होल ट्वाइस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो ये सब मैं पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस, या फिर मेरी वीडियो जाकर देखना, नेट पर सर्च करना यूट्यूब पर हाउ टू राइट दी केमिकल इक्वेशंस, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगी मेरी वीडियो, ठीक है। तो उसको पहले देखना, तभी ये समझ में आएगा फॉर्मूला वगैरह कैसे लिखा जाता है, ठीक है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये मेनली हमारे पास जो होते हैं ये वीक बेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल तो, और ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो फिलहाल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर सफिशिएंट। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी एक आध और की तो मैं आगे बीच में बता दूंगा, याद आएगा मुझे तो, ठीक है। तो ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इनको याद करना ज़रूरी है तुम्हें। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH वोल्टाइज, और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट्स बेसिक होते हैं। हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है? तो इसको पहचानना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर हमें ये सब याद है तो हमें बहुत आसानी से हम लोग बता देंगे कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होगा। और इस पर क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में कि बताइए सॉल्ट एसिडिक है कि बेसिक सॉल्ट्स है। तो हम लोग अगर ये याद कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। तो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, समझ लो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर, ऐसे कोई भी हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस ऐसा नहीं कि कोई भी बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ा दिया, बेटा उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। जो इस पर नहीं पूछे जाते हैं उसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर NDSC एग्जामिनेशंस वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं, कुछ एडवांस लेवल होता है तो उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये सब बोर्ड्स वगैरह या आपके जो इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप इसको पढ़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स जो होते हैं, मतलब वो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं कौन से, और उनको कैसे पता लगाया जाता है, कौन से न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे, कौन से एसिडिक सॉल्ट होंगे, कौन से बेसिक सॉल्ट्स होंगे। और फिर हम पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है वो। फिर हम मतलब लिटमस पेपर मतलब इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंडिकेटर वगैरह सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो बस हम लोग अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग नए टॉपिक से बात करेंगे। ओके।